कमीशंस करे थे, जैसे कि हमने कोठारी कमीशन के क्या सजेशंस हैं वो किए हैं। फिर हमने किए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका क्या रोल रहा। आज हम बात करेंगे NCERT की। NCERT एक बहुत नेशनल लेवल पर कमेटी है, इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एजुकेशन के रिसर्च को देखती है। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। N स्टैंड फॉर नेशनल, C स्टैंड फॉर काउंसिल, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, R स्टैंड फॉर रिसर्च और T स्टैंड फॉर ट्रेनिंग। ये बहुत सारे हमारे पास जो टैट आते हैं, नेट आते हैं, उसमें इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो पूछी जाती है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज एक पार्ट करेंगे हम इसमें इसकी इंट्रोडक्शन और रोल करेंगे, और कल जो हम करेंगे इसके 6 यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स हैं इसके, उनके बारे में डिटेल में जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो हम बात करेंगे NCERT की, हमने जो है वो बात करनी है। हमने यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो पहले का टाइम था, बहुत साल पहले था, जब हम लोगों की एजुकेशन के लिए इतने वेज और मीन्स भी नहीं थे, तब क्या था कि वहाँ पर एजुकेशन के लिए इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस नहीं होती थी जितनी आज है। आज आपके पास देखो इतने सारे स्पैन खुले हुए हैं, इतने सारे रास्ते हैं आपके पास, इतनी कन्फ्यूज़न है कि हम अपने बच्चों को क्या कराएं, क्या करें और क्या ना करें। इतने इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, इतनी जो एरियाज़ हैं एजुकेशन के वो खुले हुए हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करते हैं, 10 से 20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, या इंडिपेंडेंस के आसपास की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन के लिए इतने रास्ते नहीं थे। तो वहाँ पर यूथ तो था, नीड तो थी, पर लेकिन उस नीड को पहचानने वाले जो हैं लोग नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन नॉलेज को बांटना, देना, उसके लिए कंटेंट मटेरियल लेके आना आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि अब उस जो नॉलेज हम लोगों ने इकट्ठी कर रखी है उसको हम कैसे इम्पार्ट करें, कैसे हम अपने बच्चों को उस नॉलेज तक पहुंचाएं, कैसे करें कि हर एक लर्नर को उसकी नॉलेज, उसके हिस्से की नॉलेज और जो वो चाहता है, उसकी नीड है, उसको हमने सेटिस्फाइड करना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो वन हैज़ टू थिंक ऑफ अ करिकुलम और जर्नल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर किसी ने बात की कि कोई एक करिकुलम होना चाहिए, जर्नल फ्रेमवर्क होना चाहिए, विद इन विच ही वर्क्स एंड विद इन विच द सब्जेक्ट फील्ड्स आर डिफाइंड इन प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर प्रोग्रेसिव एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कि अब पर्टिकुलर बच्चों, एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो उनकी नीड है उनके हिसाब से जो है वो करिकुलम होना चाहिए। यहाँ पर अब बात आ रही है कि करिकुलम को डिज़ाइन करना, कि एक करिकुलम ऐसा हो, जर्नल फ्रेमवर्क ऐसा हो जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के पर्टिकुलर जो लर्नर्स हैं उनकी नीड को जो है वो सेटिस्फाइड करे। वन हैज़ टू थिंक ऑफ टेक्स्ट बुक। कोई बोला कि टेक्स्ट बुक अच्छी हो हमारे पास, दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द टीचर्स, और जो टीचर के इक्विलेंट ना हो। क्योंकि अब हम कई बार टेक्स्ट बुक कहते हैं कि अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक हैं तो बच्चा खुद से पढ़ लेता है, तो वहाँ पर जो है टीचर की नीड ख़त्म हो जाती है कि अगर हम सेल्फ स्टडी को प्रमोट कर रहे हैं तो बुक्स के अंदर ऐसा मैटर होना चाहिए कि जिसको डिफ़ाइन सिर्फ टीचर कर सके। टीचर के डिफ़ाइन करने के बाद वो बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है, पर लेकिन टेक्स्ट बुक्स जो हों वो टीचर का सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। बट दैट कैन बी मेक बेटर टीचर्स ऑफ गुड टीचर्स एंड लेस बैड टीचर्स ऑफ बैड टीचर्स। वन हैज़ टू थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। अब किसी ने बोला कि इंस्ट्रक्शनल मटीरियल आपके पास अच्छा होना चाहिए। अब जब हम जो ये कमेटीज़ हैं, ये एजेंसीज़ हैं, जब ये करिकुलम कंस्ट्रक्ट करती हैं, ये क्या सोच रही हैं, इनके पास क्या सजेशंस और क्या इनके पास व्यूज़ आए, हम वो डिस्कस करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। कि जैसे किसी ने बोला कि करिकुलम को रीडिज़ाइन कर दो, जर्नल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई कह रहा है कि टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए जो गुड टीचर को और गुड टीचर बना दें और उसके अंदर क्वालिटीज़ जो हैं भर दें, और टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो टीचर को रिप्लेस करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, टीचर्स हैंडबुक, वर्कबुक टू अकम्पनी टेक्स्ट बुक।
and in order to develop these, one has to plan for workshop in which the teachers shall be active participant and carry out original research in the total process of education। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं वर्कशॉप्स की। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप क्या करो, हैंड बुक्स दो, वर्क बुक दो। लास्ट वीडियोस में भी हमने वर्क बुक की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि वर्क बुक की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हैंड बुक की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जितना कुछ भी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, जितना कुछ भी टेक्स्ट बुक से नॉलेज ली है, उसको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए जो है वर्क बुक्स जो हैं स्कूल्स में दी जाती हैं बच्चों को, मतलब कि टेक्स्ट बुक को और एनहांस करने के लिए, कि टेक्स्ट बुक की जितनी भी नॉलेज थी उसको और अच्छे से एनहांस करने के लिए वर्क बुक्स का, हैंड बुक्स का, प्रैक्टिस बुक का जो है वो सहारा लिया जाता है, जिससे कि एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे कंटिन्यू हो सके। वन हैज़ टू थिंक ऑफ हाउ टू एनलार्ज द स्टूडेंट्स कंटेंट ऑफ टीचिंग। किसी ने बोला कि जो नॉलेज है उसको एनलार्ज कर दो, उसको बढ़ा दो, उसका एरिया या उसकी डेप्थ है उसको इंक्रीज़ कर दो टीचिंग के लिए स्कूल लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आ गई कि मेथडोलॉजी की, थ्रू मेथड्स की डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं अपने कंटेंट को क्लैरिफाई करने के लिए, कि जो कंटेंट क्लासरूम में आप लेकर आ रहे हो उस कंटेंट को और क्लैरिफाई आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू नॉलेज एक्सप्लोशन। अब आप देखते हो आज की अगर हम बात करते हैं, आप एक कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे डालो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इतनी नॉलेज, इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे वीडियोस सिंगल एक टॉपिक पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये क्या है, ये नॉलेज एक्सप्लोरेशन है कि वहाँ पर नॉलेज का भंडार लगा हुआ है कि सिर्फ ज़रूरत क्या है पढ़ने वालों की। तो अब इस टाइप की जो एजुकेशन है कि जो इंडिया में है, बट ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी फैली हुई है। अगर आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो इंडियन ऑथर्स या इंडियन एजुकेटर नहीं, जो अगर फॉरेन की भी अगर सेम आती है तो वो भी यहीं पर हम सर्च कर सकते हैं। ड्यू टू दिस चेंज सोशल नीड्स हैव चेंज अकॉर्डिंगली। तो सोशल जो नीड्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई हैं। ए टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू फेस द न्यू चैलेंजेस। अब टीचर के सामने क्या आ रही हैं, न्यू चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय अंडरगोइंग थ्रू ट्रेनिंग फॉर न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। अब जो ज़रूरत है टीचर्स को भी ट्रेंड करने की ज़रूरत फील हो रही थी कि जो टीचर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मीन्स कि जो टीचर्स इन सर्विस में हैं, अब सोशल नीड्स चेंज हो रही हैं। जब उन्होंने पढ़ा था तब कुछ और एटमॉस्फेयर था, सोशल की नीड्स कुछ और थी। अब जिनको वो पढ़ा रहे हैं उनकी सोशल नीड्स कुछ और हैं। तो दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम कैसे भरेंगे, उसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग से जो है वो फिल किया जाता है। कि आज के, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पिछले कुछ टाइम में एक ऐसा टाइम आया, चाहे वो बैंकिंग के, जब हमने कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कराया स्कूल में, तब एक ट्रेंड आया कि हर एक टीचर को, जो भी टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, उसको कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करना आना चाहिए। आप चाहे कैसे मर्जी करो, कि आपको ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी दिलवाई जाती है, पर्सनली भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बहुत हैं। तो वहाँ पर ये क्या था, ये सोशल नीड थी कि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनके लिए कंप्यूटर मस्ट है, तो आपको भी तो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट तो होगी 58 या 60 की एज पे। आज आप क्लास में पढ़ा रहे हो, चाहे आपकी एज 50+ है या कुछ भी है, तो बच्चों की नीड तो आपने सेटिस्फाई करनी है ना। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, हर एक टीचर को कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराई गई इन ट्रेनिंग कैंप्स में। ठीक है, तो इस तरीके की जब वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग होती हैं तो उसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग या इन सर्विस वर्कशॉप जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो सच ट्रेनिंग और सेटिस्फाइड, जितनी भी अब हम ट्रेनिंग की अभी हम बात कर रहे हैं, ये सब किसने करी, कंप्लीट किसने करी, ये सब कुछ जो है पूरा का पूरा जो करिकुलम था, पूरा का पूरा प्रोसीजर था, वो किसके द्वारा दिया गया, वो NCERT के द्वारा दिया गया। होप कि अब NCERT का जो
पीछे का बैकग्राउंड था वो समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी है क्या। बेसिकली एनसीईआरटी क्या है, ये टीचर्स की और स्टूडेंट्स की नीड के ऊपर वर्क करता है। जैसा कि नाम से इसको मिल रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका काम क्या है कि एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी रिसर्च कंडक्ट कराई जाएगी, जितनी भी रिसर्च होगी, ट्रेनिंग होगी, वो कौन कराएगा, वो एनसीईआरटी जो है वो डन करेगा। एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वी आर लॉन्ग passing education in national as there are no barriers in health, art, idealism, so there can today be no barriers in the knowledge or education। जो अब एनसीईआरटी जब डेवलप हुई तब उसके बाद नेशनल के लोग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकती थी कि अब हमारे पास कोई बैरियर नहीं है एजुकेशन के अंदर। इन द बिजनेस and thus accepted obligations of NCERT to see the total dimensions of education internationally और nationally। यहाँ पर जो है हम जितनी भी obligations थी regarding education वो हम यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। NCERT to see the total dimension of education, कि जितने भी डायमेंशंस एजुकेशन से लिंक अप हैं उन सब में कितनी भी रिसर्च करा लो, कितनी भी ट्रेनिंग करानी है, वो कौन परफॉर्म करेगा, वो एनसीईआरटी परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा वो हम कल वाले लेक्चर में जो इसकी 6 यूनिट्स हैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन डूइंग दिस एनसीईआरटी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडियाज ओन पॉलिसी एंड इकनॉमी, कि जो इंडिया की इकनॉमी है वो उससे भी जानती है, उसको उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको उसका भी पता है, जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं वो भी इसको पता है, क्योंकि इसका मेन कॉपअप किसके साथ है, एमएचआरडी के साथ है, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, जितनी भी कहने की बात है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो इंडिया की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसके अंडर रहकर बनाई जाएंगी। उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके बाहर, उसकी डायमेंशन से बाहर जाकर भी हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर है इसका मेन, ये न्यू दिल्ली में है, और 1 सितंबर 1961 को जो है ये प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, और 1 सितंबर ऑफ 1961। अब आप लोग देखो कि 1961 से कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जो हमारी एजुकेशन के ऊपर फर्दर रिसर्च कर रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है। आप लोग देखते हो टीचर्स की समर्स में या कोई विंटर ब्रेक आती है, कभी भी आता है, या वीकेंड्स पे टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोसीजर हो। अब तो एक पूरा बाकायदा एक और इंस्टीट्यूशन बना दी गई हैं जिसका काम ही ट्रेनिंग देना है टीचर्स को। टीचर्स के ऊपर टीचर्स रखे हुए हैं जो टीचर्स को ट्रेंड करते हैं, ठीक है। इट इज़ द एकेडमिक एडवाइज़र, एनसीईआरटी जो है वो एकेडमिक एडवाइज़र है किसका, एमएचआरडी का। किसका, एमएचआरडी का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ठीक है। द मिनिस्ट्री ड्रॉज अपॉन एनसीईआरटीज expertise while formulating and implementing policies and programs in the area of schools and teacher education, कि जब भी टीचर एजुकेशन में और स्कूल्स में किसी भी तरह की प्लानिंग करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो जो एमएचआरडी है वो एनसीईआरटी के एक्सपर्ट ही बुलाती है वहाँ पर उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने अभी तक पढ़ा कि एनसीईआरटी बना कब, एनसीईआरटी 1 सितंबर 1961 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पर है। इसका मेन जो क्या काम था, ये बना कैसे कि जब थिंकर्स को या जो हमारी एजुकेशन को होल्ड कर रहे थे, बना रहे थे, उस कमेटी को फील हुआ कि नए नए मेथड्स चाहिए, टीचर्स को ट्रेंड करना चाहिए, तो वो सब तो है। तब एक हमने इंस्टीट्यूट की या एक एनसीईआरटी एक बॉडी है, इसकी हमने स्थापना की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनसीईआरटी नाम की एक बॉडी है वो प्रिपेयर करी, जो हमारे एजुकेशन में कितना भी रिसर्च होगा, कितना भी ट्रेनिंग देनी है,
कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है तो इसका रोल रहेगा नेशनल वाइड। ये स्टेट बॉडी नहीं है, ये नेशनल बॉडी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रोल का। इसका रोल क्या है? टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं सॉरी, ये जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जितने भी NIEs हैं और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैं, उन सब की फंक्शनिंग को मॉनिटर करना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या सिलेबस उन्होंने देना है अपने बच्चों को, कैसे कराना है, ये सब NCERT के अंडर होगा। तो वो मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर करेंगे क्या चीज़? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE और रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन को। सेकंड, इसका मेन रोल क्या है? टू अंडरटेक एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च। जैसा कि इसके नाम में भी है R फॉर रिसर्च, तो इसका मेन काम क्या है कि अंडरटेक करना है, एड्स को प्रमोट करना है और कोऑर्डिनेट करना है रिसर्च को, कि रिसर्च के रिगार्डिंग जितने भी टूल्स चाहिए उन टूल्स को क्रिएट करना, फिर उनको कोऑर्डिनेट करना कि कैसे वो टूल्स जिसको दिए जा रहे हैं वो कैसे इसको यूज़ करेगा और कैसे उसको प्रमोट करना है। ये नहीं है कि हमने एक रिसर्च स्कॉलर बना दिया, ख़त्म काम, कि एक बन गया बहुत है, नहीं, हमने उसको प्रमोट करना है कि जितना भी और टैलेंट है वो हमारे पास आ सके। तो यहाँ पर रिसर्च के रिगार्डिंग जितने भी एड्स होंगे, टूल्स होंगे, उनको प्रमोट और उनको कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स। अभी हम बात कर रहे थे कि टीचर्स जो हैं वो ओल्ड एज के हो चुके हैं कुछ, क्योंकि हम बच्चों से तो वो नोट बड़े ही होंगे ना, तो कुछ ऐसे हैं कि जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी आते हैं, कुछ यंग आते हैं, तो उनको समझाना ज़्यादा आसान है। लेकिन जो थोड़ी सी एज जिनकी बड़ी हो जाती है तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनके लिए क्या रखा जाता है? इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं वो रखे जाते हैं। इन सर्विस क्या होंगे कि जो टीचर बन चुके हैं, जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या हो? प्री सर्विस, अभी आप सर्विस में नहीं आए हो, लेकिन लाइन कौन सी पकड़ी है आपने? टीचर्स बनने की। तो जो ट्रेनिंग और जो आपको रिसर्च दी जाएगी वो कैसी होगी? प्री सर्विस, कि सर्विस में आने से पहले जितनी भी ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है, डाइट्स में जो आप लोग ट्रेनिंग लेते हो, B.Ed कॉलेजेस में, M.Ed कॉलेजेस में, जितनी भी आप रिसर्च करते हो, तो वो क्या आएगी? वो प्री सर्विस आएगी, कि अभी तक आप सर्विस में गए नहीं हो, बिफोर गोइंग टू द सर्विस, कि आपको कितनी ट्रेनिंग चाहिए वो आपने देखनी है। और इन सर्विस जब आप लोग टीचर अपॉइंट हो जाओगे तो जो करिकुलम आपको दिया जाएगा उसको कैसे करना है, कहाँ करना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम है इसका टू प्रिपेयर एंड पब्लिश स्टडी मटेरियल। जितना भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, तो वो कहाँ से पब्लिश होता है? वो NCERT से पब्लिश होता है। ठीक है। आप लोग देखते हो 8 तक NCERT की फ्री बुक्स जो है वो स्कूल्स में हर बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है, हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 8th क्लास तक। उसके बाद 9th ऑनवर्ड जो है वो NCERT की बुक्स होती हैं, वो बच्चा खुद से ही मार्केट से परचेज करता है या पब्लिश जो इनका है वहाँ से लेता है। लेकिन 8th तक जो है इनका है प्रिपेयर, तो ये बड़ी हायर एजुकेशन तक करते हैं, और प्रिपेयर और पब्लिश जो है इसका मेन काम है स्टडी मटेरियल को पब्लिश करना। उसके बाद टू सर्च टैलेंटेड स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च जो कंडक्ट होती है, उन रिसर्च को जो पास आउट करता है तो वहाँ पर टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं उनकी ये सर्च भी करते हैं। NCERT छोटे से 8th क्लास में, 9th क्लास में बहुत सारी साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं जो ये कंडक्ट कराते हैं और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बच्चे उसमें फर्स्ट सेकंड आते हैं उनको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो मेन क्या है कि अगर जो बच्चा एक बार फर्स्ट सेकंड आ गया तो उसका इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च में, साइंस में जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है और वो बड़ा होकर साइंस वाले फील्ड में और रिसर्च वाले फील्ड में जाता है। देन टू अंडरटेक
फंक्शन असाइंड बाय MHRD। MHRD जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कराएगा एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो NCERT जो है उसको परफॉर्म करता है। MHRD जो है ये इसका ओल्ड नेम है। अभी मई 2020 या जून में जो है इसका नाम बदल दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसको MHRD नहीं बुलाते, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुलाते हैं। मैंने नीचे लिख दिया है कि MHRD जो है वो ओल्ड नेम है, इसका नाम पलट कर क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आ सकता है, आता भी है। CTET हो गया, HTET हो गया, या कोई आप UP TET या नेट देते हो तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में आ सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसका नया नाम है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए MHRD जो है वो ओल्ड नेम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसका न्यू नेम है। उसके बाद क्या काम है इसका, टू प्रमोट, ऑर्गेनाइज एंड फोस्टर रिसर्च इन ऑल फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के इतने सारे फील्ड हैं, ठीक है। अभी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि डिसिप्लिन्स कैसे कैसे बनते हैं, तो इतने सारे इसके फील्ड बनते हैं एजुकेशन के। जहाँ पर भी रिसर्च चाहिए, रिसर्च होनी है, उसको फोस्ट करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है, तो ये सारा काम किसका है, NCERT का है। उसके बाद टू कंडक्ट स्पेशल स्टडीज, सर्वेस एंड इन्वेस्टिगेशंस। कि एजुकेशन के अंदर कोई सर्वे कराना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है कि कहीं पर लूप होल्स तो नहीं है, कहीं पर हमारी एजुकेशन पीछे तो नहीं जा रही, तो इसके रिगार्डिंग सर्वेस कराना, इन्वेस्टिगेशन कराना, तो ये भी किसका काम है, ये NCERT का काम है, ठीक है। आज हमने इसकी इंट्रोडक्शन और इसके रोल पढ़े हैं। कल इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं और कॉम्पोजिशन है ये कैसे मिलकर